नमस्कार दोस्तों। आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम दिल्ली सल्तनत के एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी, रिलीजियस सिस्टम, आर्मी सिस्टम और आर्ट एंड कल्चर एंड लिटरेचर को पूरे डिटेल से समझेंगे, जो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1, यह एडमिनिस्ट्रेशन से क्वेश्चंस पूछा गया है मिनिस्ट्री से, दिल्ली सल्तनत का। क्वेश्चन नंबर 2, यह मिलिट्री सिस्टम से क्वेश्चन पूछा हुआ है दिल्ली सल्तनत पीरियड का। और यह पूछा जा रहा है कि दिल्ली सल्तनत का मेन लैंग्वेज कौन है एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान में। तो संस्कृत है, पर्शियन है, अरबिक है या उर्दू है। तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक बने रहिए, आप इसका जवाब बहुत आसानी से दे पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से। दिल्ली सल्तनत का जो प्रशासन है, हम लोग इस टॉपिक्स को आज समझेंगे। पहला है थ्योरी ऑफ किंगशिप, नेक्स्ट है लॉ ऑफ सक्सेशन, उत्तराधिकार का नियम। फिर इसके बाद देखेंगे दिल्ली सल्तनत का जो साम्राज्य था वो कितना बड़ा था और वो कितने भागों में विभाजित था। फिर इसके बाद देखेंगे कि मिनिस्ट्रीज कौन सा था, सुल्तान को कौन से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स था। फिर इसका देखेंगे वहाँ का अर्थव्यवस्था कैसा था। और प्रशासन में हम लोग पढ़ेंगे कि वहाँ का सैन्य व्यवस्था कैसा है दिल्ली सल्तनत पीरियड का। और फिर वहाँ का रिलीजियस सिस्टम। और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आर्ट एंड कल्चर एंड लिटरेचर, वहाँ का साहित्य कैसा है। तो दिल्ली सल्तनत का जो राजत्व का सिद्धांत है, तो यहाँ पर मोनार्कियल सिस्टम है, मतलब राजा का ही परिवार का सुल्तान बनेगा। सुल्तान के बाद जो होगा वो राजा के परिवार के सदस्य से ही होगा, या फिर राजा का बेटा ही क्या बनेगा, राजा बनेगा। और राजतंत्र के साथ साथ यहाँ धर्म तंत्र है। तो सुल्तान किस बेसिस पे काम करेगा, तो वो धर्म के हिसाब से काम करेगा, वो इस्लामिक रूल होगा, इस्लामिक रूल को अडॉप्ट किया जाएगा। और सुल्तान यहाँ पे सुप्रीम पावर रहेगा, वो पूरे प्रशासन को, अर्थव्यवस्था को, वो दिल्ली सल्तनत का न्याय को, कुछ नियुक्ति हो गया या मिलिट्री हो गया या फिर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना हो, तो ये पूरी तरीके से रहेगा सुल्तान के अंतर्गत। और बलबन ने तो अब टाइटल एज्यूम किया था जिले इलाही, मतलब स्वयं को शैडो ऑफ गॉड बताया, और फिर सिजदा और पैबो जैसे चीज़ों को अपनाया। तो ये राजत्व का जो सिद्धांत है, ये सुल्तान को सुप्रीम होने का दावा कर रहा, दिखा रहा है। और अलाउद्दीन खिलजी तो खलीफा के वर्चस्व को दरकिनार कर दिया, और फिर ये अपने हिसाब से धर्म को एक नया धर्म बनवाया। और मुबारक शाह खिलजी ने तो स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया। सुल्तान ने खुद को स्वयं खलीफा बता दिया। इसके बाद नेक्स्ट है लॉ ऑफ सक्सेशन, उत्तराधिकार का नियम कैसा है। तो यहाँ पे जो सुल्तान जिसे नियुक्त करेगा वो गद्दी पे नहीं बैठेगा। यहाँ शक्ति के आधार पर जो ज़्यादा जितना शक्ति रहेगा, जितना मजबूत रहेगा, वो इस गद्दी पर बैठेगा। उत्तराधिकार का नियम यहाँ पूरी तरीके से धज्जियाँ उड़ जाएगा। उत्तराधिकार के नियम यहाँ पे अच्छा नहीं है। जिस प्रकार हमें देखने को भी मिला था कि इल्तुतमिश ने रजिया को नियुक्त कर रखा था उत्तराधिकार, लेकिन उसे बनने नहीं दिया गया चालीसा दल के द्वारा। और फिर यहाँ पे बताया गया गद्दी पे रकनुद्दीन को। तो यहाँ पर जिसे नियुक्त किया जाएगा वो गद्दी पे नहीं बैठेगा। तो यहाँ पर लॉ ऑफ सक्सेशन जो है बेटर नहीं है, नियम यहाँ पे अच्छा नहीं है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यहाँ का डिवीज़न ऑफ एम्पायर, साम्राज्य का विभाजन कैसा है। जिस प्रकार आज पूरे भारत को कई राज्यों में बांटा गया, और फिर राज्य जो है वो डिस्ट्रिक्ट्स में बटे गए हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो परगना या ब्लॉक में बटा हुआ है, और फिर ब्लॉक जो है वो गांवों में बटा हुआ है। तो ठीक वैसा ही दिल्ली सल्तनत के काल में यहाँ पे जो सबसे सुप्रीम होता था, जो अंपायर, वो सुल्तान होता था। तो ये पूरी तरीके से अंपायर हो गया दिल्ली सल्तनत, उसका हेड कौन रहेगा, सुल्तान। उसके बाद राज्य में बांट दिया जाएगा, कई राज्य में बांट दिया जाएगा। यह मान लेते हैं एम्पायर है दिल्ली सल्तनत का, तो ये कई राज्यों में बांट दिया जाएगा, जिसे हम लोग कहीं पे इक्ता कहेंगे, कहीं पे सुब्बा कहेंगे, और कहीं पे मुक्ता बोलेंगे। तो इक्ता, मुक्ता या सुब्बा ये राज्य को डिनोट कर रहा है, प्रोविंस या स्टेट को। और इस जो जहाँ पे इक्ता बोला जाएगा तो उस वहाँ के हेड को हम इक्तेदार बोलेंगे।
जहाँ पे मुक्ता होगा वहाँ पे नायब बोलेंगे, और जहाँ सुब्बा होगा तो वहाँ के हेड को हम सूबेदार बोलेंगे। इसके बाद फिर ये जो राज्य है, तो राज्य भी कई जिले में बटा हुआ होगा, तो उस जिले को हम लोग सिख बोलेंगे और वहाँ के हेड को सिकदार बोलेंगे। फिर इसके बाद मान लेते हैं कि किसी राज्य को हम कई जिले में बांट दिए, तो फिर जिले ब्लॉक्स में बटे होंगे या सब डिस्ट्रिक्ट्स में बटा होगा, जिससे हम लोग परगना बोलेंगे, और इसके हेड को हम लोग अमील बोलेंगे, जो रेवेन्यू कलेक्टर होगा ब्लॉक में, जैसे बीडीओ होता है तो ठीक वैसा ही अमील। फिर इसके बाद खजानदार जो ट्रेजरर होगा, और फिर इसके बाद मुंसिफ ये अकाउंटेंट होगा। तो परगना का हेड को अमील, खजानदार या मुंसिफ्स। इसके बाद जो है ब्लॉक जो है वो गांव में बटे होंगे, और गांव का हेड कहीं पर खूत बोला जाएगा या फिर मुकद्दम या चौधरी। ये तीनों एक ही नाम है, बस अलग अलग नाम से हम जानते हैं, खूत, मुकद्दम और चौधरी। तो ये 5 भागों में अंपायर बटा होगा। पहला जो पूरे अंपायर होगा उसका हेड सुल्तान होगा, फिर इक्ता, सुब्बा या मुक्ता ये स्टेट को डिनोट कर रहा, फिर सिख होगा जिला, जिला के बाद ब्लॉक परगनास, अब परगनास के बाद विलेजेस, जिसका हेड विलेज का खूत, मुकद्दम और चौधरी होगा। दिल्ली सल्तनत के जो शासन के 2 स्तंभ होगा, 2 पिलर्स, तो इसमें एक अमीर क्लास का होगा, अमीर वर्ग, और एक होगा उलेमा क्लास जो धार्मिक और न्याय विभाग को देखेगा। और चालीसा दल जो था वो अमीर वर्ग का था, हम लोग पढ़े थे अमीर क्लास का था। और सुल्तान जो इतने बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए, तो सुल्तान तो पूरी हर जगह मौजूद तो नहीं रह पाएगा एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए, इसलिए उसे सपोर्ट करने के लिए एक कैबिनेट या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नियुक्त किया जाएगा। और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसे हम लोग मजलिस से खलवत कहते हैं। तो दिल्ली सल्तनत में मजलिस से खलवत क्या है, तो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है। तो सुल्तान को सपोर्ट करने के लिए कई मंत्रालय बनाए जाएंगे। तो कुछ मेजर मंत्रालय यहाँ पे लिखा हुआ है। तो पहला है दीवाने विजारत। विजारत जो है ये वित्त विभाग है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, फाइनेंस मिनिस्ट्री से ये दीवाने विजारत, वजीर है विजारत, तो ये वित्त विभाग को देखता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है दीवाने इंसा, यह जो है रॉयल कॉरस्पॉन्डेंस को देखता है। मान लेते हैं कि सुल्तान को हमें क्या करना, आदेश देना है, फरमान जारी करना है। किस प्रकार तुगलक जो है तुगलकी फरमान जारी करता था, तो सुल्तान जो है फरमान जारी करता था, तो वो सुना देगा फरमान, और फिर जो दीवाने इंसा है ये सबको जाकर के इम्प्लीमेंट करेगा, बताएगा कि सुल्तान जो है यह फरमान जारी किया है। तो ये पत्रचार विभाग है, रॉयल कॉरस्पॉन्डेंस, और इसका हेड जो है इंसा या ममलिक या डाबिर खास होता था। तो इस पद पे जो बैठता था दीवाने इंसा के पद पर, दीवान का मतलब होता है मंत्रालय, और इंसा हो गया मतलब रॉयल कॉरस्पॉन्डेंस से रिलेटेड शाही पत्रचार। जो सुल्तान जो फरमान जारी करेगा, तुगलकी आदेश या तुगलकी फरमान, तो वो इम्प्लीमेंट करना किसका काम रहेगा, दीवाने इंसा का। दीवान का मतलब होता है मंत्रालय, तो ये पत्रचार मंत्री है। फिर इसके बाद है नेक्स्ट दीवाने रसालत। तो रसालत जो है ये रिलीजियस मैटर को देखता है, रिलीजियस मैटर को। तो जैसे रिलीजियस इंस्टीट्यूशन हो, मदरसा, मस्जिद, या फिर किसी प्रकार का ग्रांट देना हो रिलीजियस पर्पस से रिलेटेड, तो यह काम किस मंत्रालय का, रसालत मंत्रालय का है, दीवाने रसालत। और यह विभाग कभी कभी जो है सद्र उस सुदूर से जुड़ा होता था। तो सद्र उस सुदूर जो है यह भी रिलीजियस मैटर को देखता था, ये दोनों मिल करके काम करता था। लेकिन सद्र उस सुदूर और दीवाने रसालत दोनों मिलकर ही काम करेगा रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को, मदरसा, मस्जिद या फिर किसी प्रकार का लैंड ग्रांट देना हो, तो यह काम है दीवाने रसालत का। इसके हेड को हम लोग जो पद पे बैठेगा उसे हम लोग रसालत मामलिक कहते थे, ममालिक। के बाद नेक्स्ट जो मंत्रालय है दीवाने रिसालत, ये रसालत है, ये रिसालत है, ये विदेश मंत्री को देखेगा, फॉरेन अफेयर्स को। मान लेते हैं साम्राज्य के बाहर यदि हमें किसी प्रकार का संबंध रखना है अफगानिस्तान से, चाइना से, किस प्रकार इब्न बतूता को राजदूत बना करके चाइना भेजा गया, तो यह काम किसका है, रिसालत का है। और जो रसालत है वो धार्मिक मैटर को देखता था। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो है दीवाने अर्ज, तो अर्ज से रिलेटेड आर्मी,
ये एक मिलिट्री डिपार्टमेंट है, अर्ज में ही छुपा हुआ है, या आरिज बोलते हैं इसे। तो यह आर्मी डिपार्टमेंट या मिलिट्री डिपार्टमेंट है। जिस प्रकार आज जो है डिफेंस मिनिस्ट्रीज है, डिफेंस रक्षा मंत्रालय, तो यह काम किसका है? अर्ज का। दीवान मीन्स मंत्रालय। फिर इसका नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्रीज है वो काजी उल कुजत। काजी का मतलब होता था ये हमेशा न्याय का काम करता था, तो ये न्याय मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ। नेक्स्ट जो है आमिर हाजिब। यह जो मंत्रालय का काम था, जैसे मान लेते हैं कि किला है, राज दरबार है सुल्तान का, तो इस राज दरबार के अंदर को मेंटेन करने के लिए, दरबारी शिष्टाचार को मेंटेन करने के लिए यह काम था आमिर हाजिब का। जैसे मान लेते कोई सुल्तान से मिलने के लिए आया है तो उसका जांच पड़ताल करना। जैसे आज भी हम लोग कहीं पर जाते हैं डीएसपी या एसपी के कार्यालय में, तो पहले जांच पड़ताल किया जाता, फिर इसका इंटर करने दिया जाता। तो ठीक वैसा ही यहाँ पर सुल्तान से मिलने वाले लोगों की जांच पड़ताल करना, फिर दरबारी शिष्टाचार को मेंटेन करके रखना, तो यह काम किस मंत्रालय का होगा? अमीर हाजिब। कुछ इम्पॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज़ को हम लोग देख लिए, दीवान वजारत, इंसा, रसालत रिशालत, अर्ज, काजी उल कुजत और अमीर हाजिब। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत पीरियड के समय में वहाँ का धार्मिक व्यवस्था कैसा था। तो यहाँ पर जो ऑफिशियल रिलीजन हो गया, क्योंकि यहाँ सुल्तान जो है वो इस्लाम धर्म का है, सुन्नी धर्म का मेनली है, और शिया धर्म को अपनाने वाला एकमात्र दिल्ली सल्तनत में वो सैयद डायनेस्टी था। तो सैयद डायनेस्टी याद भी करवाए थे, ये सैयद शिया, नाम में शिया लग रहा है, और बाकी जितना था वो सुन्नी था। तो सुल्तान एक इस्लाम है, इस्लामिक रिलीजन को फॉलो करा, तो इसने क्या किया कि ऑफिशियल रिलीजन को घोषित कर दिया इस्लाम को ही। लेकिन जो मेनली जो सोसाइटीज़ था वो नन मुस्लिम्स है, जैसे मेनली हिंदूज़, जैन, बौद्धिस्ट, तो ये पर्शियंस, ये सब जो है मेनली वो नॉन मुस्लिम्स है। और लेकिन जो सुल्तान है वो इस्लामिक रिलीजन को फॉलो करता है। और फिर इस मंत्रालय को देखने के लिए रसालत है, तो रिलीजियस मैटर्स को देखने के लिए दीवान रसालत। तो रसालत एक मंत्रालय है, और एक उलेमा का ग्रुप होता है। उलेमा उसे बोलते हैं जो इस्लामिक रूल्स को और इस्लामिक लॉज को बेहतर ढंग से जानता हो, समझता हो। जैसे हिंदू धर्म में जैसे पंडित हुआ, तो ठीक वैसे ही वहाँ पे जो है उलेमा होता है इस्लाम धर्म में, जो स्पेशलिस्ट नॉलेज होता है, इस्लाम लॉज को बेहतर ढंग से जानता हो, जो जानकार व्यक्ति है इस्लामिक रूल्स को, तो वो है उलेमाज। तो इन उलेमास का ग्रुप होता था, बड़े बड़े जो विद्वान होता था, इस्लाम रिलीजन को जो जानकार होता था, तो उसे हम लोग दस्तार बंदान कहते थे, दस्तार बंदान। और फिर इसके बाद जब यहाँ पर इस्लाम एक ऑफिशियल रिलीजन हो गया, तो यहाँ पे जो इस्लामिक लॉज था वो शरीयत और हदीस पे टिका हुआ था। शरीयत और हदीस लॉज पे ही दिल्ली सल्तनत काल में चलाया जाता था, शरीयत लॉज। और हदीस हम लोग पढ़े भी थे, क्या था कि मोहम्मद पैगंबर के जो टीचिंग्स था वो हदीस में कंक्लूड किया गया, और शरीयत जो हो गया ईश्वर का जो टीचिंग्स है वो कंक्लूड किया गया। तो वो एक इस्लामिक लॉज को दिखा रहा। और फिर इसके बाद एक और लॉज है जिसे हम लोग जवाबित कहते थे, जवाबित। तो मान लेते हैं कि समाज में जो नन मुस्लिम्स था, तो इन लोग में जुड़े विवाद होता था, सुलझाने के लिए एक राज्य का अलग से कानून बनाया गया है जिसे हम लोग जवाबित कहते थे। तो जुड़े विवाद को सुलझाने के लिए राज्य कानून बनाया गया जिसे हम लोग जवाबित कहते थे। और फिर इसके रिलीजन में यहाँ पे एक मुल्ला होता था और एक काजी होता था। मुल्ला जो है शरीयत लॉज को इंटरप्रेट करता था अपने ढंग से, शरीयत लॉज को जो इंटरप्रेट करता था कि शरीयत लॉज में क्या लिखा हुआ, वो कौन कहलाया? मुल्लाज। क्यों? मुल्लाज होते यही उलेमा में ही शामिल था, मुल्लाज। और जो काजी होता था इस शरीयत लॉज को लागू करवाता था, एग्जीक्यूटर होता था काजी। बाकी हम लोगों ने पहले पढ़ लिया कि इस्लाम रिलीजन एक एकेश्वरवादी विचारधारा है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि यहाँ का इकोनॉमिक सिस्टम कैसा था। तो यहाँ पे जो साम्राज्य था
तो पूरा भूमि जो होता था वो सुल्तान के कंट्रोल में था। तो यहाँ 3 प्रकार का भूमि था, मेनली जो था यहाँ 3 प्रकार का भूमि था, इक्ता लैंड, खालसा लैंड और इनाम लैंड। तो इक्ता लैंड हम लोग पहले से पूरे डिटेल में पढ़ चुके हैं। जिस तरीके से सामंतवादी व्यवस्था था, तो ये दिया जाता था, सुल्तान किसे देता था, जो नोबल्स होता था या जो अमीर क्लास का वर्ग होता था उसे दे दिया जाता था, और फिर वो मेंटेन करता था वहाँ का प्रशासन, वहाँ का सैन्य व्यवस्था को देखता था। और जब टैक्स जब वहाँ कलेक्ट करता था वो नोबल्स, जो अधिकारी जो नियुक्त किया गया, तो उस अधिकारी वहाँ पे जब टैक्स कलेक्ट करता था तो वो टैक्स रख लेता था अपने पास, और बाकी फिर जो इसका बच जाता था रेवेन्यू सरप्लस जो होता था, फिर वो सुल्तान को देना होता था। तो उसे हम लोग इक्ता लैंड कहते थे। तो ये ऑफिशियल्स को दिया जाता था या नोबल्स अमीर वर्ग को दिया जाता था इक्ता लैंड। और इसे जो हेड करता था, जिस जो आदमी को दिया गया ऑफिशियल्स को, उसे हम लोग इक्ता दार कहते थे। फिर इसका नेक्स्ट था खालसा भूमि। ये खालसा भूमि को डायरेक्ट सुल्तान मैनेज करता था। खालसा भूमि एक तरह का सरकारी भूमि हुआ, जैसे आज जो होता है सरकार का भूमि है, तो सरकार वहाँ पे चाहे तो अपना इंस्टीट्यूशंस खोल सके या यूनिवर्सिटीज़ खोल सके, हॉस्पिटल खोल सके। यदि सरकार के पास भूमि होगा तो डेवलपमेंट समझिए, जैसे ट्रेन वहाँ से गुजारना हो तो ट्रेन का पटरी, रोड बनाना हो, तो ये पूरी तरीके से सरकारी भूमि होता था सुल्तान का। सुल्तान के पास जो सरकारी भूमि होता था, तो सुल्तान क्या करता था कि रिलीजियस पर्पस के लिए कुछ इस्लामिक स्कॉलर्स हो या फिर सेंट्स हो या फिर पंडित हो हिंदू धर्म में, तो उसे भूमि दान में दिया जाता था, इनाम में दिया जाता था, गिफ्ट में। और वो टैक्स फ्री होता था, उस पर टैक्स नहीं लिया जाता था। तो वो भूमि दे दिया जाता था कि यहाँ पर आप रिलीजियस पर्पस के लिए आप यहाँ जैसे मंदिर बनाइए, मस्जिद बनाइए। तो ये रिलीजियस पर्पस से दिया गया भूमि था, इनाम लैंड या फिर वक्फ लैंड कहते थे। इक्ता लैंड में बताया कि जो इक्तादार था, तो इक्तादार के पास जो टैक्स कलेक्ट होता था, तो उसका जो टैक्स में जो पैसा उसका बना, एडमिनिस्ट्रेशन किया या फिर वहाँ का सैन्य व्यवस्था को मेंटेन किया, तो वो पैसा अपने पास रख लेता था। लेकिन कुछ पैसा होता था कि बच जाता था, सरप्लस रेवेन्यू, तो उसे राज्य को देना होता था, सुल्तान को दे देना होता था, जिससे हम लोग फवाजिल कहते थे। तो फवाजिल जो है बचा हुआ पैसा जो है सुल्तान को वापस करना इक्तेदार के द्वारा। फेमस सूफी सेंट हुए जिसका नाम है निज़ामुद्दीन औलिया। निज़ामुद्दीन औलिया और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में विवाद, और फिर इसके बाद मुबारक शाह खिलजी के साथ विवाद हुआ, फिर इसके बाद गियासुद्दीन तुगलक के साथ विवाद हुआ। वो विवाद का जो कारण भी था, तो एक तो सबसे पहले इन लोगों का पर्सनल जो कैरेक्टर था वो सही नहीं था। फिर इसके बाद दूसरा जो था, इनाम लैंड को लेके विवाद था कि यह भूमि जो है रिलीजियस पर्पस के लिए निज़ामुद्दीन औलिया को दे दिया गया था। और फिर जब अलाउद्दीन खिलजी आया तो इस इनाम में दिया गया भूमि का आंकड़ा मांग रहा था निज़ामुद्दीन औलिया से और गियासुद्दीन तुगलक भी, और इसे खालसा भूमि में बदल दिया गया। तो जो इनाम में जो दिया गया था रिलीजियस पर्पस के लिए, उसे खालसा भूमि में बदल गया, सरकारी भूमि में बदल गया, कि बोला गया कि यह अब सरकारी भूमि है, रिलीजियस पर्पस है। तो इस तरीके से हम विवाद भी देखे थे, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह खिलजी, गियासुद्दीन तुगलक के साथ निज़ामुद्दीन औलिया के विवाद। इसके बाद जो है यह भूमि 3 भागों में बांट दिया गया, इक्ता में, खालसा में, इनाम में। फिर इसके बाद यहाँ से जो टैक्स वसूला जाता था, तो ये लगभग 5 प्रकार का टैक्स था, हम लोग पहले भी इसे पढ़ चुके हैं। पहला था जो मेन जो टैक्स था वो खराज था, ये नन मुस्लिम्स पे लगता था खराज, और यही सबसे मेजर टैक्स हुआ करता था। ये लगभग 33% से लेकर के 50% प्रोड्यूस का लिया जाता था। इसके बाद है जजिया टैक्स। तो जजिया टैक्स एक तरह का नॉन मुस्लिम प्रोटेक्टिव टैक्स था, सुरक्षा देने के नाम पर एक नॉन मुस्लिम्स टैक्स लेता था। ये शुरुआत में 2.5% था इनकम का, फिर इसके बाद 5% हुआ, और फिर इसके बाद ज़्यादा कर दिया गया, 10% कर दिया गया। फिर एक मुस्लिम से लिया जाता था टैक्स, सिर्फ मुस्लिम्स देते थे अपने इनकम का, शुरुआत में 2.5%, फिर इसे बढ़ा करके 5% कर दिया गया जक़ात। और यह जो जक़ात है ये सुल्तान मुस्लिम टैक्स से लिया जाता था 2.5 से 5% के बीच में, और यह इस्लाम मुस्लिम्स पे ही खर्च किया जाता था जक़ात।
फिर इसके बाद एक बताए थे खुम्स। जो सैनिक था वो युद्ध में कहीं पर युद्ध किया तो वहाँ पर जितना भी लूटा गया सामान था तो उस पर यह टैक्स लगता था। तो यह आर्मी को दिया जाता था 80% और सुल्तान स्वयं लेता था 20%। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी और सिकंदर लोदी इसको उलट कर दिया। सुल्तान बोला कि हम लेंगे जो है 80% और आर्मी लेगा 20%। तो ये खुम्स जो होता था, लूटा हुआ धन पर टैक्स लगता था सैनिकों के द्वारा। सैनिक दे ये सैनिकों में बांट दिया जाता था 80%। तो जितने भी सैनिक हैं, मान लेते 100 रुपया लूटा गया, तो 100 रुपया जो धन लूटा गया, इस 100 रुपया में 80% जो है सैनिकों में बांट दिया जाएगा और 20% सुल्तान को दिया जाएगा। लेकिन खिलजी और सिकंदर ने इसे क्या कर दिया, उलट कर दिया। सुल्तान 80% और आर्मी 20%। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो टैक्स है उस्र या फिर सुर्स या ह के सर्ब या हासिल सर्ब, ये एक प्रकार का इरिगेशन टैक्स होता था। जो नहर बनाया गया था तो उस नहर का पानी इस्तेमाल किया जाता था एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए, तो वो 10% लगता था, 1/10। और इसे पहली बार जो हक के सर्व जो इंट्रोड्यूस किया वो है फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली सल्तनत में सबसे मेजर वो है लैंड रेवेन्यू है, एग्रीकल्चर पे जो लिया गया लैंड रेवेन्यू। तो यहाँ एग्रीकल्चर जो टेक्निक अपनाया जाता था दिल्ली सल्तनत के काल में, वो क्रॉप रोटेशन होता था। इस टेक्निक को भी एग्रीकल्चर में इस्तेमाल किया जाता था। फिर इसका डबल क्रॉपिंग होता था, 2 बार एक ही जगह 2 बार खेती क्रॉप किया जाता था, डबल क्रॉपिंग। और फिर इसका 3 क्रॉपिंग हार्वेस्टिंग होता था। तो ये इन 3 टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता था, क्रॉप रोटेशन, डबल क्रॉपिंग और 3 क्रॉप हार्वेस्टिंग। और फार्मर्स के द्वारा जो प्रोड्यूस किया जाता था वो फूड क्रॉप्स भी होता था, कैश क्रॉप्स भी उगाया जाता था, फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, फिर इसके बाद कुछ मसाले वगैरह भी उगाए जाते थे, स्पाइसेस। तो यह रहा इकोनॉमिक सिस्टम दिल्ली सल्तनत के पीरियड का। और इरिगेशन के पर्पस के लिए जो पानी का इस्तेमाल किया था, एक शब्द का इस्तेमाल किया जाता था दिल्ली सल्तनत में, वो रहता था अरघटा। एक घाटी यात्रा था बताए थे, तो ये अरघटा एक पर्शियन व्हील है, ये पर्शियन व्हील। इसका इस्तेमाल जैसे मान लेते ये पानी है तो यहाँ पर एक चक्र लगा दिया जाता था और इसे आदमी के द्वारा या बैल या भैंस के द्वारा या ऊँट के द्वारा इसे खींचा जाता था। तो ये एक तरह का वाटर लिफ्टिंग टेक्निक है। वाटर लिफ्टिंग मतलब पानी को ऊपर ले जाएगा। जैसे आज हम लोग कुएं का इस्तेमाल करते हैं तो ठीक वैसा ही, जैसे ये कुआं है तो यहाँ पर एक घिरनी लगा दिया जाता है और फिर इसे आदमी के द्वारा खींचा जाता था। मान लेते हैं कि यहाँ पर बैल या भैंस जब इधर जाएगा तो ये बाल्टी ऊपर आ जाएगा, तो ये हो गया थोड़ा सा प्रॉपर ढंग से। लेकिन ये जो था ये चक्र लगा दिया गया, जब इसे खींचा गया तो ये पानी ऊपर आया और इसका हम लोग इस्तेमाल करते थे इरिगेशन पर्पज़ के लिए, तो जिसे हम लोग आरा घाटा के नाम से जानते थे। और ये बताए थे एक और नाम इसे घटी यात्रा। और इल्तुतमिश के द्वारा स्टार्ट किया गया था टंकाज और जितल कॉइन्स। और फिर फेमस जो टोकन करेंसी था जो कॉपर कॉइन्स चालू किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। और फिर कॉपर कॉइन्स जो थे ये फेल रहा था क्योंकि कॉपर का जो दाम था वो सिल्वर के बराबर रख दिया गया था। और फिर इसका बहलोली सिक्का चलाया गया था, वो भी किसका था, तो कॉपर का ही था, बहलोली सिक्का। दिल्ली सल्तनत इतना बड़ा पूरे नॉर्थ इंडिया में और साउथ इंडिया का कुछ हिस्सा, तो इतने बड़े साम्राज्य को मेंटेन करना एक सैन्य व्यवस्था से ही हो सकता है। तो सैन्य व्यवस्था बहुत ही सेंट्रलाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड था, तो तभी ये पॉसिबल है इतने बड़े साम्राज्य को चला पाना। तो एक बेहतर आर्मी सेटअप किया हुआ गया था। तो यहाँ पर घुड़सवार सेना भी था, हाथी सेना भी था, गज सेना और कुछ पैदल सेना भी था। हम लोगों ने जब पहले पढ़ा था कि किस प्रकार मंगोलों का इन्वेजन
दिल्ली सल्तनत के काल में हमेशा होता रहता था। और बताए थे कि किस प्रकार इल्तुतमिश के काल में भी हुआ था। तो ये जो मंगोल थे, ये जिस साम्राज्य में जाते थे उस साम्राज्य को पूरी तरीके से नष्ट कर देता था। इसका कारण था कि इसका जो मिलिट्री सिस्टम था, सैन्य व्यवस्था जो था, वो बहुत ही स्ट्रांग था। तो इन लोगों ने भी क्या किया दिल्ली सल्तनत के काल में, तो ये तुर्किश और मंगोल, तुर्क और मंगोल पत्ती पर आधारित था। और वहाँ से जो मंगोल में जो था, वहाँ एक चलता था डेसिमल सिस्टम, दशमलव पद्धति, जैसे 0 1 से लेकर के 9 तक। और फिर बाकी इसके बाद का जो हमें है, इसी नंबर का इस्तेमाल करके हम बनाते हैं, तो उसे हम लोग डेसिमल सिस्टम कहते हैं। ये मैथ्स वाला डेसिमल सिस्टम, पॉइंट वाला नहीं। यहाँ डेसिमल का मतलब है 0 to 9। और फिर इसके बाद जो भी नंबर का इस्तेमाल करेंगे, इसी 10 नंबर का इस्तेमाल करके हम बनाएंगे। तो ये डेसिमल सा सिस्टम चलता था मंगोल में। तो मंगोलों के जो प्रणाली था, वो 10 सोल्जर का ग्रुप बनाया जाता था। उसका हेड को हम लोग अमीर दह, दह मतलब 10। फिर इसके बाद अमीर शुडा, अमीर सदा, सदा जो होता था 100 सोल्जर्स का होता था ग्रुप्स। और फिर इसका हजारा मीन्स 1000 सोल्जर का। और अमीर तुमान, सब में अमीर लगा हुआ, अमीर तुमान, तुमान जो होता था ये 10,000 सोल्जर्स का होता था। और फिर इसका 1 लाख सोल्जर्स का सुल्तान होता था। तो जहाँ पे जैसा हेड को, जैसा वहाँ राज्य को ज़रूरत होता, वैसा सोल्जर्स को बुला लिया जाता था। तो ये मंगोलों का पद्धति था डेसिमल सिस्टम में। तो दह था 10, सदा था 100, हजार था 1000 सोल्जर्स का, तुमान 10,000 का, और सुल्तान 1 लाख का था। लेकिन बर्नी जो है अपने हिसाब से दिल्ली सल्तनत का जो सैन्य व्यवस्था था उसे बताया। तो 10 सोल्जर का सारखेल हुआ। तो उसने अपने पुस्तक में लिखा है कि जो दिल्ली सल्तनत में 10 सोल्जर्स का जो हेड होता था वो सारखेल होता था, और 100 का जो होता था सिपह सलार। तो किस प्रकार देखे थे हम लोग कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है सिपह सलार का टाइटल लिया था। तो 100 सोल्जर्स का इसके पास ग्रुप था और उसका हेड होता था सिपह सलार। फिर इसके बाद 1,000 का सोल्जर्स को हम लोग अमीर बोलते थे। अमीर, अमीर क्लास होता था अमीर, इसे किसे दिया गया, तो 1000 सोल्जर्स का। फिर मलिक, मलिक जो होता था ये 10,000 का होता था। और फिर खान होता था वो 1 लाख का होता था। और सुल्तान यहाँ पर एक बढ़ गया, यहाँ जो सुल्तान होता था वो 10 लाख का होता था। तो ये बताया है कौन, हमें बर्नी के अनुसार बताया गया अपनी पुस्तक में है, दिल्ली सल्तनत के पीरियड का आर्मी सिस्टम। यदि सुल्तान को अपने सेना को भेजना है, नदी पार करना है, तो वहाँ एक नदी का भी बेड़ा होता था। नदी पार करने नावों का एक बेड़ा होता था जिसे हम लोग बहर कहते हैं, बहर। तो ये भी किस में था, तो आर्मी में ही था, बहर। तो यह जो सारखेल हुआ, सिपह सलार, अमीर, मलिक, खान और सुल्तान। तो जिस प्रकार आज हमें जैसे फील्ड मार्शल देखने को मिलता है, होता है ना फील्ड मार्शल आर्मी के क्षेत्र में, और फिर इसके बाद हमें जनरल देखने को मिलता है, लेफ्टिनेंट जनरल होता है, जनरल हुआ। फिर इसका लेफ्टिनेंट जनरल हुआ, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर और कर्नल। तो ठीक वैसा ही फिर इसका मेजर, कैप्टन, इस तरीके से हायरार्की बना हुआ है आर्मी सिस्टम में। तो वैसा ही यहाँ पर भी जो सबसे जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे सुल्तान है, 10 लाख का सोल्जर, और जो सारखेल है ये 10 सोल्जर्स का हेड है। इसके बाद हम देखेंगे दिल्ली सल्तनत पीरियड में वहाँ का कला और संस्कृति कैसा था। तो यहाँ पर इस्तेमाल किया गया इंडियन और इस्लामिक फीचर्स को ब्लेंड किया गया, जिसे हम लोग इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर कहते हैं। और यहाँ पे जो घर है और जो बड़े बड़े पैलेसेस या बिल्डिंग्स बनाए गए, वहाँ इस्तेमाल किया गया मोर्टार का और लाइम का। जिस प्रकार आज हम लोग बिल्डिंग्स को बनाते हैं तो मसाला बनाते हैं, तो उसमें हम लोग बालू, गिट्टी और फिर सीमेंट वगैरह मिलाते हैं। तो ठीक वैसे ही यहाँ पे जो मिक्सअप किया गया, तो चूना और बालू का वो 1:3 रेशियो हुआ। मतलब बालू का इस्तेमाल ज़्यादा होता है मसाले में, तो 1:3 रहा। तो ये हमें इस्तेमाल किसका किया गया, मोर्टार और लाइम का। और यहाँ पर पहली बार बनाया जाने लगा मकबरा पत्ती शुरुआत हुआ, टॉम्ब बनना शुरू हुआ। टॉम्ब वो जगह है जहाँ पे आदमी को दफनाया जाता है, और कुछ कुछ बड़े लोग जो होते हैं जैसे सुल्तान, खुद अपने मकबरा को दफनाने के लिए टॉम्ब बनाया गया, टॉम्ब बिल्डिंग। इसलिए
इल्तुतमिश ने इसे शुरू किया था, जिसे हम लोग मकबरों का जनक कहते हैं। इल्तुतमिश पहला जो टॉम्ब बनाया गया था वो घरी टॉम्ब हुआ 1231 AD में, अपने इसके जो बेटे के याद में, नसरुद्दीन महमूद के याद में बनाया गया घरी टॉम्ब। और फिर ये पहला इस्लामिक टॉम्ब है भारत में। और फिर दूसरा जो बनाया गया वो कुतुब मीनार कम्प्लेक्स में बनाया गया, टॉम्ब ऑफ इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने स्वयं वहाँ पे इल्तुतमिश सोया हुआ है उस टॉम्ब में। और एक और नया इंट्रोड्यूस हुआ यहाँ पे, वो इंट्रोड्यूस हुआ मेहराब का। मेहराब इस तरीके से होता है कि एक आर्क के फॉर्म में होता है। जिस प्रकार घोड़ा जो होता है, घोड़ा का जो खुर होता है नीचे का, तो वो घोड़ा का खुर देखेंगे तो आप ब्लैक कलर का जो पैर में लगा रहता है इस टाइप से होता है। तो ठीक वैसा ही जो है मेहराब को बनाया गया। इसे हम लोग मेहराब कहते हैं, आर्क कहते थे, आर्क। तो ये जो हॉर्स आर्क बनाया गया इसे हम लोग मेहराब। तो ये शुरुआत जो है इस्लामिक आर्किटेक्चर ने ही किया शुरुआत। और फिर जो मकबरा जो बनाया गया वो ऑक्टोगोनल टॉम्ब बनाया गया। ये जो इल्तुतमिश का टॉम्ब है, जब आप कुतुब मीनार जाएंगे तो वहाँ कुतुब मीनार में एक मकबरा बनाया गया है, चारों साइड दीवार में मेहराब हमें देखने को मिलेगा। इस तरीके से मेहराब, एंट्रेंस गेट जो है वो मेहराब बनाया गया। और फिर बीच में एक इल्तुतमिश में सुला दिया गया यहाँ पे इस प्रकार से, जिसे हम लोग टॉम्ब ऑफ इल्तुतमिश कहते हैं। और इसके ऊपर का जो छत है वो छत खुला है, इस टॉम्ब का जो है छत ओपन है, ये खुला हुआ है। और फिर जो टॉम्ब जो बनाया गया वो ऑक्टोगोनल शेप्स का बनाया गया है, ऑक्टोगोनल शेप्स का। और तुगलक जब आया यहाँ पे तो यहाँ पर बैटर बनना शुरू हुआ, मतलब दीवारें जो है थोड़ा स्लोपिंग दीवार्स बनना शुरू हुआ, स्लोप्स का, तो उसे हम लोग बैटर कहते हैं। और जो आर्क जो बनाया गया ये चारों साइड आर्क बनाया गया, तो जिसे हम लोग 4 सेंटर्ड आर्क कहते हैं। और फिर यहाँ पे टॉम्ब तो बताएं कि ये किस प्रकार है का, ऑक्टागोनल शेप्स का है, ऑक्टागोनल शेप्स का। और यहाँ पे जो गुंबद है जो बनाया गया वो नुकीले बनाए गए, पॉइंटेड डोम बनाया गया। तो हम लोग किस प्रकार देखेंगे कि जो टॉम्ब बनाया गया वो इस तरीके से गुंबद जो है वो थोड़ा पॉइंटेड बनाया गया है। तो लोधी गार्डन में जो 12 गुंबद है वो भी कैसा पॉइंटेड हमें देखने को मिलता है। तो ये तुगलक का क्या है, इनोवेशन है। यह कुतुब मीनार कम्प्लेक्स का रहा अलाई दरवाज़ा। ये दरवाज़ा जो है बाद अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया। किस प्रकार यहाँ मेहराब देखने को मिल रहा है, मेहराब। और इस बिल्डिंग में लाइम और मोटार का इस्तेमाल किया गया, रेड सैंडस्टोन का, लाइम एंड मोटार का इस्तेमाल किया गया है। और इसी कुतुब मीनार कम्प्लेक्स में कुतुब मीनार है और बगल में जो है यही कुवतुल इस्लाम है, कुवतुल मॉस्क्यू जो है कुवतुल इस्लाम। और फिर ठीक इसके सामने जो है कुतुब मीनार के, वहाँ पे बनाया गया है अलाई मीनार, जो अलाउद्दीन खिलजी ने इसे कुतुब मीनार से डबल ऊंचाई का बनाना चाहता था। जैसे इस फिगर में पूरी तरीके से दिखाया गया है कि यह अलाई मीनार है, अलाउद्दीन खिलजी इसे बनाना चाहता था, इसे डबल हाइट का सामने है। और ये कुतुब मीनार जो है 5 मंजिला है, 1 2 3 4 5। और फिर ये रहा कुवतुल इस्लाम। और ये रहा जो दरवाज़ा दिख रहा है हमें मेहराब टाइप का, उसे हम लोग अलाई दरवाज़ा कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि यहाँ इस काल में लिटरेचर कैसा था, साहित्य। तो हम लोगों ने बताया कि यहाँ का जो ऑफिशियल लैंग्वेज था वो फारसी भाषा था, पर्शियन लैंग्वेज को इस्तेमाल किया गया। लेकिन यहाँ 14 सेंचुरी AD के आसपास में एक नया भाषा का उदय हुआ जिसे हम लोग उर्दू। तो ये पर्शियन और हिंदी भाषा को मिला करके एक उर्दू भाषा को बनाया गया। तो ये इमर्ज हुआ 14th में उर्दू लैंग्वेज को। लेकिन जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो पर्शियन लैंग्वेज है। तो इस काल में कुछ फेमस इतिहासकार रहता है, स्कॉलर्स का नाम है। जैसे पहला नाम है बर्नी का, जियाउद्दीन बर्नी। बर्नी ने 2 पुस्तक लिखता पर्शियन भाषा में। एक है तारीख है फिरोज शाही, फिरोज शाह तुगलक पर है, और दूसरा जो है फतवा जहानदारी। तो ये 2 पुस्तक बहुत फेमस है जो एग्ज़ाम में
बार बार पूछता है। तारीख है फिरोज शाही और फतवा है जहांदारी, तो ये जियाउद्दीन बर्नी का है। लेकिन एक शम्स सिराज अफीफ नाम का एक इतिहासकार जो 7वें नंबर में दिख रहा है, तो तारीख है फिरोज शाही, इसने भी पुस्तक लिखता है, ये भी फिरोज शाह तुगलक पे ही लिखता है। तो दोनों जो है, यदि ऑप्शन में बर्नी रहा और अफीफ रहा तो दोनों ऑप्शन टिक होगा, एक से ज़्यादा यदि ऑप्शन रहा तो। लेकिन दोनों में से कोई एक रहा तो एक ऑप्शन टिक हो जाएगा। तो तारीख है फिरोज शाही, शम्स सिराज अफीफ और जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा है। फतवा जहांदारी जो है ये बर्नी का है, फतवा जहांदारी। इसका नेक्स्ट जो पुस्तक है मिन्हास उस सिराज, दिल्ली सल्तनत को बहुत बेहतरीन ढंग से यदि समझना है तो वो पर्शियन भाषा में लिखा हुआ तबकाते नासरी, पूरे दिल्ली सल्तनत को बेहतरीन ढंग से बताया गया, तबकाते नासरी। और फिर इसामी नाम का एक हिस्टोरियन, इसने पुस्तक लिखता है फुतू अल सलातिन, फुतू अल सलातिन। तो इसामी का जो पुस्तक है फुतू अल सलातिन। फिर इसका एक और इतिहासकार है याहिया बिन अहमद सरहिंदी, तो याहिया बिन अहमद सरहिंदी, तो याहिया सरहिंदी का जो पुस्तक है वो मुबारक शाह पे लिखा हुआ, तारीख मुबारक शाही। और पूरे दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा सुल्तान जिसने स्वयं ऑटोबायोग्राफी लिखा, केवल मात्र एक, वो है फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक ने पुस्तक लिखा फुतूहत ए फिरोज शाही, तो फिरोज शाह तुगलक ने लिखा फुतूहत अ फिरोज शाही। और एक फेमस एक और यहाँ पे स्कॉलर्स जिसका नाम है अमीर खुसरो, पुस्तक का नाम है हस्त बिहिस्त। फिर इसके बाद है मतला उल अनवर, फिर नूह सिपियर, फिर खजाइन उल फुतूह, लैला मजनू और आशिका। आशिका जो पुस्तक है ये एक लव स्टोरी है देवल रानी और खिज्र खान के बीच में। और अमीर खुसरो जो एक स्कॉलर के साथ साथ एक ये बेहतर सेनापति भी है। किस प्रकार नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में नियुक्त किया गया था सेनापति के रूप में अमीर खुसरो को। इसने अपने पुस्तक में लिखा है कि जब यह मंगोल का इन्वेजन हुआ था तो इसे पकड़ लिया अमीर खुसरो को, और अमीर खुसरो को घोड़े पैर को जो रस्सी से बांधकर घोड़े में बांध दिया और इसे खींचता हुआ चला गया। इसने अपने पुस्तक में लिखा कि मंगोल कभी नहाते नहीं थे और ये इतने बदबू दे रहा था कि इसने बताया कि मेरी मृत्यु कब हो जाए, इसलिए नहीं कि घोड़े से खींचता जा रहा, ये बदबू से इसने अपना बताया है। और ये रस्सी बीच में टूट जाता है और वो लोग आप चलता ही जाता है और अमीर खुसरो के जान बच जाता है। तो ये अमीर खुसरो जो है इसे हम लोग तोताए हिंद भी कहते हैं। पहले भी हम लोग अमीर खुसरो को डिटेल से पढ़े थे। तो यहाँ पे हम लोग कुछ जो क्वेश्चंस था वो थोड़ा देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन में पूछा गया है कि विद द रेफरेंस टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट है द दीवान अर्ज वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर मिलिट्री अफेयर्स। तो यहाँ सही है कि दीवान अर्ज जो है, अर्ज मीन्स आर्मी हम याद करवाए थे, तो ये एक आर्मी मिनिस्ट्री था, आर्मी डिपार्टमेंट था जिसे हम लोग मिलिट्री भी कहते हैं। तो पहला स्टेटमेंट सही है। फिर दीवान रसालत, एक दीवान रसालत था और एक दीवान रिसालत था। लेकिन जो रसालत था वो रिलीजियस मैटर को देखता था, लेकिन जो रिसालत था वो फॉरेन अफेयर्स को देखता था, विदेश मंत्रालय को, फॉरेन अफेयर्स। तो इसमें जो थर्ड जो इसमें बताया गया है, तीसरा जो है दीवान इंसा है। तो दीवान इंसा एक रॉयल कॉरस्पॉन्डेंस से रिलेटेड है, शाही पत्रचार से। तो हम लोगों ने पहले पढ़ा कि किस प्रकार यदि सुल्तान को आदेश देना होता था या फिर तुगलकी फरमान जारी करना होता था, तो तुगलकी फरमान जो जारी करना होता था ये दीवान इंसा के मदद से मंत्रालय से जारी किया जाता था। तो इसमें जो स्टेटमेंट्स तीनों है वो तीनों का तीनों ही सही है। तो ऑल दिस 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, 1, 2 एंड 3। तो ऑप्शन डी इज यहाँ पे क्या है, सही है। इसके बाद नेक्स्ट सेकेंड में पूछा हुआ मिलिट्री सिस्टम से पूछा गया दिल्ली सल्तनत का। इसमें बताया गया कि दाग सिस्टम स्टार्ट किया गया था ब्रांडिंग करने के लिए, ताकि इसका कुछ नकल ना किया जा सके या फिर करप्शन ना हो सके मिलिट्री में। तो घोड़े के ऊपर दागना चालू किया गया। मान लेते घोड़ा है तो उसके ऊपर दाग दिया गया। जिस प्रकार आज हम लोग गाय को देखते हैं कि कान में उसमें हम लोग क्या कुछ डाल देते हैं, उसका ब्रांड कर देते हैं कि यह जो गाय है यह मेरा है।
तो ठीक वैसे ही घोड़े पे यहाँ पे दाग दिया गया ताकि ये पहचान कर दिया कि इस सैनिक का है। तो दाग सिस्टम की शुरुआत किया गया था। फिर इसका सोल्जर्स का रजिस्टर्ड होना चालू हुआ, जिसे हम लोग चेहरा सिस्टम या हुलिया सिस्टम कहते थे। तो ये भी सही है। फिर यह रिफॉर्म्स जो है इंट्रोड्यूस शुरुआत किया अलाउद्दीन खिलजी ने। तो ये भी सही है। तो यहाँ पर भी ऑल 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। और अंतिम क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत के समय में लैंग्वेज क्या था एडमिनिस्ट्रेशन का। तो ऑफिशियल लैंग्वेज हम लोगों ने बताया कि वो पर्शियन था, और उर्दू जो है इंट्रोड्यूस चालू जो हुआ वो 14th सेंचुरी एडी में। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो पर्शियन लैंग्वेज, क्योंकि यहाँ के जितने भी इतिहासकार हैं लगभग सारे पुस्तक जो है फारसी भाषा में लिखा हुआ है। तो दोस्तों इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो में विजयनगर अम्पायर और बहमनी किंगडम को, और फिर इसका हम लोग मुगल पीरियड को देखेंगे, मुगल अम्पायर्स को।